स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र वापस से बने। वो चाहते हैं कि मोनार्की वापस आए। और मैं आपको बता दूं, कल ही यहां पर एक काफी बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो फॉर्मर किंग है उनके ज्ञानेंद्र, उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हो खबर, थाउजेंड्स रैली इन काठमांडू टू वेलकम फॉर्मर किंग एमिट कॉल्स फॉर रिटर्न ऑफ मोनार्की। और देखिए, मेरा भी काफी बातचीत होता रहता है नेपाल में लोगों से, तो उनका भी काफी हद तक ये मानना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में जगह जगह पर। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मोनार्की वापस लाई जाए। ऑल्दो अगर आप देखोगे, दुनिया भर में जहां पर भी पहले कोई डिक्टेटरशिप रहा है या फिर मोनार्की रही है, तो लोग डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग उल्टा वापस मोनार्की जाना चाहते हैं? तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें पूरी तैयारी कराई जाए, आपको बुक्स मिले, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी हो। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेपाल के जो फॉर्मर किंग है ज्ञानेंद्र शाह, अगेन आप देखोगे यहां पर पिक्चर्स में, मतलब कल ये काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, स्वागत कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, नेपाल का झंडा फहरा रहे थे। और उनकी यहां पर एक ही मांग थी, कम किंग सेव द नेशन, मतलब यहां पर आप वापस आइए, देश को बचाइए और वापस से मोनार्की को जो है रीइंस्टेट करिए, हिंदू स्टेट वापस से बनाइए नेपाल को। यहां पर आप देख सकते हो जो शाह के सपोर्टर्स हैं, वो अभी उनकी उम्र 77 ईयर्स हो गई है, वैसे मैं आपको बता दूं। तो यहां पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो निकलते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। काफ़ी लोगों को आना जाने में भी मुश्किल होती है, लोग पैदल आ जा रहे थे नेपाल एयरपोर्ट पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो पूरा क्राउड है, जिसमें इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ प्रो मोनार्किस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। एक्चुअली अगर आप देखोगे नेपाल के अंदर वहाँ की जो पार्टीज हैं जितनी भी, अब वैसे अगर आप देखिए तो नेपाल में इस समय जो डेमोक्रेसी है ना, कभी समझ ही नहीं आता कि आखिरकार कौन किसके साथ मिलकर सरकार बना रहा है। कभी आप सुनते होंगे केपी ओली प्रधानमंत्री बन गए, कभी कोई और बन गया, कभी वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर लेफ्टिस्ट पार्टी के साथ मिल जाती है, कभी बाकी की जो माओइस्ट पार्टी है वो सब एक साथ आ जाते हैं। मतलब काफ़ी खिचड़ी सी बनी रहती है। लेकिन इनमें से, इन सभी पार्टीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पार्टी है आरपीपी, और इनका लोअर हाउस में, बेसिकली जो प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जैसे भारत के अंदर लोकसभा कहते हैं, तो वहाँ पर उसको प्रतिनिधि सभा, तो जिसकी वजह से सरकार बनती है। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो केपी शर्मा ओली हैं। तो यहाँ पर जो आरपीपी है, दैट इज राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, इनके पास 14 सीट्स है। ये सपोर्टर है मोनार्की के, ये चाहते हैं कि नेपाल में वापस से मोनार्की लाया जाए। तो वो लोग भी ज्ञानेंद्र का स्वागत कर रहे थे। और देखिए, उन्होंने यहां पर जो प्लेकार्ड्स वगैरह लगा रखे थे, उनका कहना था, वी वांट आवर किंग बैक, अबॉलिश फेडरल रिपब्लिकन सिस्टम, रीइंस्टेट दी मोनार्की। और बताया जा रहा है कि कल एयरपोर्ट के बाहर करीब 10,000 से ज्यादा जो सपोर्टर्स हैं, कोई छोटी संख्या नहीं है वहां पर, अगर आप देखोगे तो 10,000 से ज्यादा सपोर्टर्स उनके स्वागत में खड़े थे। यहां पर इसी को देखते हुए जो रायट पुलिस है उनको भी डिप्लॉय किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार का कोई टेंशन हो तो संभाला जा सके। ऑल्दो किसी प्रकार का वायलेंस जो है वो सामने नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी अगर आप देखोगे 23 नवंबर 2023 को, उस समय भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं, प्रो मोनार्की जो सपोर्टर्स हैं, वो काठमांडू के सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि मोनार्की को वापस लाया जाए। फिर इसके अलावा उसी साल 11 जनवरी को भी अगर आप देखिए तो जो फॉर्मर किंग रह चुके थे पृथ्वी नारायण शाह, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है लोग स्टैच्यू जो है वहां पर उसके सामने गैदर हुए और यहीं पर मांग कर रहे थे कि वापस से मोनार्की लाई जाए। क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो, नेपाल में अगर आप देखोगे ना, करीब 240 ईयर्स तक मोनार्की रही है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 239 साल, 239 ईयर्स तक मोनार्की रही थी, और 2008 में जाकर खत्म हुआ था। और 2008 में जब ये खत्म हुआ था, लेट मी टेल यू, करीब एक दशक तक लंबा सिविल वॉर चला था, तब जाकर ये हुआ, जिसमें बताया जाता है कि करीब करीब कम से कम 16,000 मृत्यु हुई थी। और फाइनली जाकर 2008 के बाद जो है ये
फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। आप समझ रहे हो ना, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये हुआ, फेडरल सिस्टम आपको पता ही होगा जिसमें सेंटर गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी जैसे भारत में है। और उसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, एक हेड ऑफ द स्टेट होगा जो इलेक्टेड होगा, तो उसी को हम कहते हैं फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसके बाद से यहाँ पर जो नेपालीज हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार का नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। एंड इसी की वजह से यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि एक प्रकार से रॉयल जो फैमिली है, जो राजशाही है, वो नेपाल में वापस लाई जाए। इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं, उनका कहना है कि जो देश है वो बहुत बड़े इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, जॉबलेसनेस देखने को मिल रही है, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन लोगों का कहना है कि पुअर आर डाइंग ऑफ हंगर। जो लॉज हैं वो सिर्फ पब्लिक के लिए अप्लाई होता है, नेताओं के लिए यहाँ पर लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। एंड इसी के लिए वजह से वो चाहते हैं कि राजा को वापस लाया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं 2008 के बाद से अगर आप देखोगे ना, तो नेपाल में 13 अलग अलग सरकारें रह चुकी हैं। आप समझ रहे हो, 2008 से लेकर अभी तक 13 डिफरेंट गवर्नमेंट। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस कैसे चीज़ें हो पाएंगी। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी सरकार टिकेगी नहीं, तब तक यहाँ पर कैसे वो अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो पहले एक्चुअली मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे और डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, वही सपोर्टर्स का कहना है कि नहीं, ये हमसे भूल हुई है, अब हम वापस से यहाँ पर मोनार्की की तरफ जाना चाहते हैं। द नेशन हैज़ फर्दर प्लंज्ड सो आई हैव चेंज्ड माई माइंड, ऐसा कई सारे लोगों के मन में है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेपाल में बेसिकली 4 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अलग अलग सरकारें हैं, कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेती है, किसी को कुछ नहीं पता है, कभी भी कुछ भी होता है लिटरली। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस समय नेपाल के अंदर, और इसीलिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तीसरा जो है वो है करप्शन का मुद्दा। यहाँ पर रैम्पेंट करप्शन, जो नेता है अगर आप देखोगे नेपाल के अंदर, मतलब बड़े स्तर पर हर एक छोटे छोटे चीज़ से लेकर बड़े स्तर तक खाली करप्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी प्रायोरिटी एक प्रकार से पर्सनल गेन है, ना कि नेशनल इंटरेस्ट। तो इस तरह का होगा तो लोगों के मन में ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। और फाइनली यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले। जो लोग यहाँ पर ट्रेडिशनली नेपाल की आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हैं अपने आप को, और उनका ऐसा मानना है कि ये जो सेक्युलर रिपब्लिक बना है ये हम नहीं चाहते, और वापस से जो स्टेट रिलीजन है वो हिंदू बनाया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मर किंग रह चुके हैं ज्ञानेंद्र शाह, वो अभी तक इस पूरे मैटर में काफ़ी चुप थे, कुछ बोलते नहीं थे, और रिसेंटली उनका कुछ अपीयरेंस देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फरवरी के महीने में नेपाल की जो डेमोक्रेसी डे होती है उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, और इसी से आपको समझ में आएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, इट इज नाउ टाइम, अब समय आ चुका है, इफ वी विश टू सेव आवर नेशन एंड मेंटेन नेशनल यूनिटी, आई कॉल ऑन ऑल कंट्रीमेन टू सपोर्ट अस फॉर नेपाल्स प्रॉस्पेरिटी। मतलब कहीं ना कहीं वो आह्वान कर रहे हैं, मैं सभी देशवासियों को आह्वान करता हूं, बोलता हूं कि आइए और सपोर्ट करिए, ताकि हम नेपाल के प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ सकें। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो भी इस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आता है जब भी यहाँ पर मोनार्की वापस लाने की बात कही जाती है। देखो, जो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पर एकदम फर्म है कि मोनार्की तो वापस नहीं आएगी। यहाँ पर जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कड़े से यहाँ पर जो है इंतज़ाम करती है। राइट पुलिस को लगाना हुआ, कुछ इंस्टेंसेज में तो यहाँ पर जो फोर्स का इस्तेमाल करना है वो भी किया गया है ताकि क्राउड को हटाया जा सके। फॉर एग्जांपल नवंबर 2023 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जब काठमांडू के सेंटर में वहाँ पर प्रोटेस्टर्स जाने की कोशिश कर रहे थे, तब टीयर गैस, वाटर कैनन, इन सब का भी इस्तेमाल किया गया था। तो फाइनली क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो ज्ञानेंद्र शाह हैं, क्या वापस से पावर में आ सकते हैं? क्या वापस से हिंदू राष्ट्र बन सकता है नेपाल? क्या मोनार्की वापस आ सकती है? तो देखो, अभी के लिए अगर आप देखोगे इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत कम ऐसा लगता है, चांस काफ़ी कम है कि मोनार्की वापस आएगी। क्योंकि आपको समझना है, ये लाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपका पॉलिटिकल विल,
जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ एक ही पार्टी है आरपीपी जो इसको सपोर्ट करती है कि हाँ मोनार्की वापस आनी चाहिए। बाकी की जो मेजॉरिटी ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज अगर आप देखोगे तो वो इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो यहाँ से तो रास्ता नहीं निकलता है। फिर दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ पर जो पब्लिक है, बड़े स्केल पर जो पब्लिक है वो सड़कों पर उतरे। देखो हजारों की संख्या में लोग उतर तो रहे हैं, लेकिन अगेन वो संख्या नहीं है जिससे आप कह सकते हैं मतलब हर कोई चाहता हो। यहाँ पर मैंने जो नेपाल में लोगों से बात करने की कोशिश की तो उसमें ऐसा नहीं है, मान लो 10 लोगों से आप बात करोगे तो 1-2 लोग मिलेंगे जो मोनार्की को सपोर्ट करेंगे कि हाँ वापस आना चाहिए, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो वो डेमोक्रेसी की ही सपोर्ट में है। और इसके रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखियो जो ज्ञानेंद्र शाह है वो राजा कब बने, 2002 में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था रॉयल फैमिली में। जो ज्ञानेंद्र के भाई हैं बिनेंद्र शाह और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश किया गया। फिर 2005 में क्या होता है, जो ज्ञानेंद्र शाह है वो पूरा एब्सोल्यूट पावर अपने पास रख लेते हैं। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सब कुछ, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सबको एक प्रकार से इमरजेंसी रूल लगाई जाती है और सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो समय भी याद है, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और फाइनली 2008 में जाकर जो है मोनार्की खत्म की गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चीजें लाई गई थी, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। तो इसी की वजह से आपको समझना है कि नेपाल में ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये चाहते हैं। तो ये आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, क्या चीजें होने वाली हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।